हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, तो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 2020 के रहेंगे, कुछ 2021 के रहेंगे। ठीक है, ओके। देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये जो 2 PM का जो क्लास है, 2 बजे का क्लास है, ये रिगार्डिंग पेपर 1 होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, सो इसको आप अटेंड करो। अगर आपने इसको अटेंड किया तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। ठीक है, सारे मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। ओके, सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। सो गाइज, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप खुद भी लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गिव योर थम्स अप, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। Very good. So let's begin. Let's get started. Let's start our today's MCQ series. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर विच कैन बी डेवलप्ड विद मिनिमम कॉस्ट इज, यानी रिन्यूएबल पावर जो एक सोर्स है, ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया, मतलब इनमें से आपको बताना है किसको मिनिमम कास्ट पे डेवलप किया जाता है, यानी सबसे कम कास्ट किसको लगता है डेवलप करने के लिए। विंड मिल्स, बी टाइडल पावर, सी बायोमास पावर, डी है जियोथर्मल एनर्जी। सब आंसर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी जिसको सबसे कम कॉस्ट लगता है डेवलप करने में, तो वो कौन सा है। ठीक है, हाँ, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, बायोमास पावर। बायोमास पावर या बायो पावर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये जो रिन्यूएबल पावर है, ये वो सोर्स है जिसको सबसे कम कॉस्ट लगता है डेवलप करने में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। हाउ मच कार्बन इज बीइंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, ठीक है, उनको बर्न करते हैं, तो कितना कार्बन ऐड होता है एटमॉस्फेयर में। ए 6 to 9 बिलियन टन्स, बी 9 to 12 बिलियन टन्स, सी 4 to 6 बिलियन टन्स, डी 2 to 6 बिलियन टन्स। ओके, सब आंसर करो। वेरी गुड। आपको बताना है कितना कार्बन ऐड हो सकता है एटमॉस्फेयर में जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, ठीक है, बर्न किया जाता है। ओके, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपके पास अच्छा टाइम है सोचने का, ठीक है। अगर आपने पढ़ा इसको तो तब आप इसको कर सकते अच्छे से, है ना, वरना अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप ध्यान रखो आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं हो जाएगा। ओके, यस। सो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, 6 to 9 बिलियन टन्स कार्बन ऐड होता है जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। ओके, सो ये ध्यान में रखना, 6 to 9 बिलियन टन्स। तो ये कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यूजीसी वाले। सो चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर मेनली फॉर द पर्पज ऑफ। नेचुरल वेजिटेशन किसी एरिया का जो होता है उसको, मतलब ये ज़रूरी है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ में रखना, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो ये किस पर्पज़ के लिए है?
आपको बताना है किस पर्पज के लिए है। ए प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर बर्ड्स, बी प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सी प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज, डी स्टडी बाय साइंटिस्ट्स। ठीक है, सब आंसर करो, वेरी गुड। हिंदी वाले भी क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और आंसर करो। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी नेचुरल वेजिटेशन को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है, ये सब बताओ। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, तो ये रहा आपके इसका आंसर सी पार्ट, प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीशीज। यानी जो नए नए जनरेशन, नए नए स्पीशीज होंगी उनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसलिए हमें वेजिटेशन यानी जो नेचुरल वेजिटेशन होगी उसको बचाना, ठीक है, उसको तहफ़्फ़ुज़ करना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स इज हाई कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट इज द रीजंस। यानी जो टेम्परेचर एनुअल रेंज की अगर हम बात करेंगे, यानी ईयरली हम बात करेंगे, जो कंटिनेंट की जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। यानी जो कोस्टल एरियाज से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, कंटिनेंट्स में। ठीक है, तो रीज़न क्या है वो आपको बताना है, वजह क्या है, कारण क्या है कि टेम्परेचर कंटिनेंट्स में ज़्यादा क्यों होता है। ए थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, बी वेरिएशंस इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशंस, सी है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, डी हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। तो यहाँ पे आपको कोड चूज करना है, आपको कोड में से देखना है। ए है ए एंड बी ऑनली, बी है बी एंड सी ऑनली, सी है ए ऑनली, डी है ए बी सी एंड डी। सब आंसर करो, वेरी गुड। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, ए ऑनली। ए क्या, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, यानी लैंड और वाटर का डिफरेंस होता है यानी इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट्स एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है, सो सी इसका आंसर आएगा, ऑनली ए, तो ये इसका आंसर माना जाएगा। ओके, सो ये कारण है इसका कि यानी इनमें डिफरेंस होती है, अंतर होता है किसमें, लैंड और वाटर में। यानी जो कोस्टल एरियाज का लैंड होता है उसका अलग होता है, कंटिनेंट्स में अलग होती है। ठीक है, अलग टाइप की होती है। तो वाटर में थोड़ी डिफरेंस होती है। ठीक है, यानी किसी मतलब जो कोस्टल एरियाज होगा उसके जो वाटर होगा, वाटर बॉडीज होंगे उनमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इस तरह कंटिनेंट में जो वाटर बॉडीज होंगे तो वहाँ पे भी वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड, यानी किस पार्ट, कौन सा हिस्सा इंडिया का है जहाँ ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे सिचुएटेड है। ए इसमें फर्स्ट है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पंजाब, डी है केरला। तो आपको आंसर करना है। इसको मान के चलो ए, इसको मान के चलो बी, इसको मान के चलो सी, इसको मान के चलो डी। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 जो लिखा गया है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर सी पार्ट। सी क्या है, पंजाब, यानी पंजाब में भी पाए जाते हैं, केरला में भी पाए जाते हैं, बट यहाँ पे पंजाब हम मान के चलते हैं, पंजाब का ज्यादा हिस्सा आता है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट।
तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वेस्टर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट जो है यही सिचुएटेड है कहाँ पे, पंजाब में। ओके, ये ध्यान में रखना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका एम क्या है, ठीक है। ए, रिडक्शन इन एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बी, फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, यानी जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उनको फेज आउट करना, ठीक है, उनको कम करना। तो इस तरह प्रोहिबिटिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इस तरह एनहांसिंग कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर स्टेट्स फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। तो देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको पढ़ो अच्छे से, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम बताना है, एम क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, यानी ओजोन को जो नुकसान पहुंचाते हैं सब्सटेंस को कम करना, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब इन सब्सटेंसेस को जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, ठीक है। तो ये इस पे बना है, मतलब उन सब्सटेंसेस पे बना है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना 1987 में, इसको आप नोट डाउन करके रखो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया 197 कंट्रीज द्वारा। सो फर्स्ट ट्रीटी था ये हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। इसको क्या अचीव करना, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। तो इसको कंसिडर किया गया है एक सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ग्लोबल एक्शन, ठीक है। तो इसमें मतलब ये कन्वेंशन बना था कहाँ पे, वियना कन्वेंशन, वियना सिटी में, ठीक है। तो इस क्यों बना था, क्योंकि यानी ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यानी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है डे बाय डे, ठीक है। ओजोन लेयर में ओजोन होल्स बनते हैं, तो उसको कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बना है, ठीक है, कहाँ, वियना में। तो ये डिज़ाइन किया गया है कि यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करना, ठीक है, उनको रिड्यूस करना, उनकी कंसंट्रेशन को कम करना, ठीक है, जैसे क्लोरोहाइड्रोनेटेड कार्बन्स है, CFCs है, तो ये कम करना। इसका टारगेट क्या था, 96 ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को कम करना, ठीक है। तो यानी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें उस वक्त बोला गया था 240 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे जहाँ से ये गैस निकल के आते हैं, ठीक है, जो ओजोन को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें कुछ मतलब बेनिफिट्स बता दिए हैं, ठीक है, कि ओजोन का क्या बेनिफिट्स है। तो इसमें बताया गया कि यानी कि जो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था ये किस काम के लिए हैं, कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। यानी इस पे ये ज़्यादा फोकस करेगा, किस पे, ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना, इस पे इसको ज़्यादा फोकस करना था। किसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, जो वियना में बनाया गया था। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसको कंसिडर किया गया मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। यानी आज तक इसको क्या मतलब बोला गया था कि यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये सक्सेसफुल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब ये मैंडेटरी टाइम टेबल में था कि यानी फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी रिड्यूस कम करना किनको, उन ओजोन गैसेस, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस को, यानी जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कम करना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इज लीस्ट अमंगस्ट द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करेंगे, इनमें आपको बताना है सबसे कम मतलब पावर जनरेशन किससे होता है, सबसे कम। ए सोलर, बी विंड, सी जियोथर्मल, डी न्यूक्लियर। यानी आपको बताना है कि यानी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो है सबसे कम किस में होती है एफिशिएंसी, ठीक है, सबसे कम पावर जनरेशन कहाँ से होती है, तो ये आपको बताना है। वेरी गुड, सब आंसर करो। थोड़ा सा रुकते हैं।
अगर आपने पढ़ा होगा इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट है, तब आप इसका आंसर करो, ठीक है। तुक्का से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जो तुक्के करते हैं वो तुक्केबाजी छोड़ दो, आप पढ़ना शुरू करो अच्छे से, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो अभी भी आप पढ़ लो, जो भी पोर्शन आपको आज तक जो भी एमसीक्यूज हुए, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड पे यूनिट 1, चाहे यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड पे हुए, चाहे यूनिट 4 कम्युनिकेशन पे हुए, चाहे यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे हुए, चाहे यूनिट 9 अब हो रहा है, मतलब ये एनवायरमेंट पे है ना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पे। तो इस पे जहां आपको लगता है कि मुझे सबसे कम मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, सबसे कम क्वेश्चंस आ गए मुझे, तो उस पर ज्यादा फोकस कर लो, ओके। यस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सिर्फ इसका आंसर सी पार्ट, जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी है इसमें सबसे कम पावर जनरेशन होती है। देखते हैं थोड़ा सा। सो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इसमें जियोथर्मल का होता है 7 to 10%, न्यूक्लियर का होता है 33%, विंड का 35 to 45%, सोलर 50%। सो नेक्स्ट यानी जो आधा हिस्सा जो है वो किसका है पावर जनरेशन का, वो है सोलर का, ठीक है। तो सोलर इज मोस्ट मतलब माना जाएगा एफिशिएंट पावर जनरेशन, मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन है सोलर। तो लीस्ट है जियोथर्मल जिसमें 7 to 10% है। सो जियोथर्मल हैज द लीस्ट एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। सो आई होप यू गॉट इट। तो कई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the abbreviation NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for NMSHE जो है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है NMSHE की, बताना है आपको। जो क्लाइमेट एक्शन प्लान में एक टर्म है, तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्रिएट किया। तो इसका मतलब क्या है, स्टैंड्स फॉर, ठीक है। ए नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी, बी ए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हाइड्रोजन एनर्जी, डी है नेशनल मिशन ऑन सर्वे ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको NMSHE को बताना है निम्शी, ठीक है। इसका बताना है आपको कि फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर, दैट मीन्स कि ये एक्रोनियम यहाँ पे दिया गया है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तुरंत आंसर करो सब। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। देखते हैं कितने करेक्ट करेंगे, ठीक है। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। और अब आपको अपने आप को करेक्ट करो, ठीक है, किसको गलत हो गया है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये नहीं इसके लिए ये टर्म है, ठीक है। हाँ, तो ये एक मिशन है, ठीक है। हाँ, क्लाइमेट एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है उसमें ये एक मिशन है, ओके। सो ये है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, यानी हिमालयस के लिए है कि हिमालयस को बचाना, ठीक है। उसके मिशन, उसके लिए एक मिशन बनाया गया हिमालयस के लिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। यूट्रोफिकेशन इन ए वाटर बॉडी लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यूट्रोफिकेशन का जो वाटर बॉडीज में होती है, तो उस मतलब ये कहाँ पहुंचा देती है, ठीक है। इससे क्या होता है यूट्रोफिकेशन, इससे क्या होता है ये बताना आपको। ए ब्लूम ऑफ एल्गे, बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, सी है इंक्रीज इन टर्बिडिटी एंड ऑर्डर ऑफ द वाटर बॉडी, डी डिफिकल्टी सस्टेनिंग नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ, ई है डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो यहाँ पे भी आपको कोड चूज करना है, नीचे दिए गए हैं। ए है ए बी एंड सी ऑनली, बी है ए सी एंड डी ऑनली, सी है बी सी एंड डी ऑनली, डी है सी डी एंड ई ऑनली। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना यूट्रोफिकेशन यानी जब न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे वाटर बॉडीज में तो उससे क्या हो जाएगा, ओके। सब आंसर करो, वेरी गुड। यहाँ पे आपको कोड चूज करने हैं ना, ये कोड दिए गए हैं, तो नीचे भी कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बहुत टाइम होगा इसके साथ। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट।
बी पार्ट क्या है, ए सी एंड डी ऑनली, यानी ब्लूम अप एल्गे, ठीक है। सी क्या है, इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑर्डर ऑफ द वाटर बॉडी। डी क्या है, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग नॉर्मल, यानी वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो मतलब एनिमल्स जो है ना, प्लांट जो एनिमल्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। वाटर बॉडीज में जो वो मतलब बू है, ऑर्डर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लूम ऑफ एल्गे, एल्गे भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है। यानी जो एल्गे प्लांट है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे उन वाटर बॉडीज़ में, ओके। ड्यू टू यूट्रोफिकेशन, यानी जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगे वाटर बॉडीज़ में तो उस एल्गे बढ़ जाएंगे, वाटर बॉडीज़ का जो बू है, ऑर्डर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ वो नामुमकिन है उसमें, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। सो ए सी एंड डी ऑनली, ये इसका आंसर आएगा, ओके। तो चलते क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा लैक में, यानी किसी लैक में जहां जो वाटर पॉन्ड होगा, ठीक है, तो वाटर बॉडी होगी तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ड्यू टू सर्टन रन ऑफ, है ना। तो इससे क्या होगा कि यानी उसमें ग्रोथ होगी प्लांट्स की ज़्यादा, ठीक है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ, तो ये ज़्यादा होगी। सो दिस इज यूट्रोफिकेशन, ओके। सो यूट्रोफिकेशन से आपको पता चला क्या होगा। सो इसको नोट डाउन करके रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे इसको देखो और आंसर करो। Which of the following greenhouse gases were the target gases whose emission was to be covered under the first commitment period of the Kyoto Protocol? यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये टारगेट गैसेज है, ठीक है, whose emission was to be covered under the first commitment period of the Kyoto Protocol। यानी आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताना जिनको टारगेट बनाया गया है कि जिनको क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन किया गया है, यानी जो कवर किए गए किस में, क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जिसने क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कौन कौन से गैसेज है, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, यस। यानी क्योटो प्रोटोकॉल ने किन ग्रीन हाउस गैसेज को टारगेट बनाया है ये आपको बताना है। वेरी गुड, सबको का आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा। ए है SO2, बी है CO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, NH3 है, CH4 है। सब आंसर करो। आपको यहाँ पे भी कोड चूज करना है। ए है A B एंड C ऑनली, B है A B C एंड D ऑनली, C है B C एंड E ऑनली, D है B C D एंड E ऑनली। सब आंसर करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट क्या है, बी सी एंड ई ऑनली। बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, बी सी एंड ई ऑनली, CH4 मीथेन, ठीक है। सो ये है बी सी एंड ई ऑनली, ये तीन जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल में कवर किए गए हैं, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। सो आप क्योटो प्रोटोकॉल को अच्छे से पढ़ो, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैटेगराइज्ड एज ट्रैश कंसिस्ट्स ऑफ, यानी जो वेस्ट को कैटेगराइज एज ट्रैश, तो ट्रैश में क्या क्या आता है आपको बताना है। ए पेपर, कार्डबोर्ड कार्टून्स, बी एनिमल वेस्ट, सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, डी है वेजिटेबल वेस्ट, ई है वुड। अब आपको यहाँ पे कोड चूज करना है। ए है A एंड E ऑनली, बी है A C एंड E ऑनली, सी है A C D एंड E ऑनली, डी है A B D एंड E ऑनली। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी आपको यहाँ पे बताना है जो वेस्ट कंपोनेंट्स मतलब कैटेगराइज किए गए हैं उसमें एक कैटेगरी आती है ट्रैश, तो ट्रैश में कौन कौन सा वेस्ट आता है ये आपको बताना है, ओके। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन इसका आंसर, ए पार्ट। ए है A एंड E ऑनली। ए में आता है पेपर, कार्डबोर्ड कार्टून, और आता है E ऑनली वुड। सो ये दो आते हैं ट्रैश में। एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट ये नहीं आते हैं इसमें सारे खाली आते हैं पेपर, कार्डबोर्ड कार्टून से वुड। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है MSW जो है
उसको मतलब ट्रैश भी कॉमनली कहते हैं, ठीक है, या गार्बेज कहते हैं। तो उसमें मतलब जो एवरीडे आइटम्स निकल जो हम यूज़ करते हैं और उनको थ्रो करते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे हमारा आता है पैकेजिंग आता है, पैकेजिंग, ग्रास क्लिपिंग्स आते हैं, फर्नीचर आती है ना, क्लोथिंग आते हैं, बोतल्स आते हैं, फूड स्क्रैप्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, अप्लायंसेज आते हैं, पेंट आते हैं, बैटरीज आते हैं। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? ट्रैश के अंडर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इसको आप नोट डाउन करके रखना, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं हो जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन 12, इसको पढ़ो, आंसर करो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये कब वजूद में आ गया है, ठीक है, ये बताना आपको। ए 1985, बी है 1992, सी है 2000, डी है 2005। सब तुरंत आंसर करो, इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर करो सब। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे इस पे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट 2005, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये कब आ गया है? 2005 में। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वुल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स, यानी कितने परसेंट लैंड है जहां ज्यादा अर्थक्वेक आ सकता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में इतनी ऐसी कितनी परसेंट लैंड है जहां ज्यादा अर्थक्वेक्स आ सकते हैं? ए है अप्रॉक्सीमेटली 57%, बी है अप्रॉक्सीमेटली 42%, सी है अप्रॉक्सीमेटली 37%, डी है अप्रॉक्सीमेटली 28%। ओके, तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ज्यादा टाइम इस पे भी नहीं ले लेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट 57% लैंड जो है इंडिया का, वहां खतरा होता है किसका? अर्थक्वेक, किसका ज्यादा। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए की इंडिकेटर ऑफ द प्रोसेस परफॉर्मेंस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द प्लांट इज सेट टू बी एफिशिएंट। तो व्हेन बीओडी, तो जैसे यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये एक इंडिकेटर माना जाता है किसका? कि यानी किसी प्लांट का माना जाता है, यानी परफॉर्मर माना जाता है। तो यानी इस प्लांट को माना जाता है एफिशिएंट। तो बीओडी क्या होना चाहिए? ये इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, तब इसको एफिशिएंट माना जाएगा, यानी सबसे अच्छा माना जाएगा उस प्लांट को, ठीक है। तो तब जब हो जाएगा मतलब ए डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस फॉर फर्स्ट 36 आवर्स, सी इंक्रीजेस, डी है रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बताना है कि यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है अगर ये मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको एफिशिएंट माना जाता है। अब आपको बताना अगर ये इंक्रीज होगा तब क्या एफिशिएंट माना जाएगा, या डिक्रीज होगा तब इसको एफिशिएंट माना जाएगा, या अनचेंज रहेगा, या इंक्रीज होगा पहले 36 आवर्स में, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी एफिशिएंट कब माना जाएगा एक प्लांट को? जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको कब हम एफिशिएंट मानेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, मतलब इसको अगर हम मद्देनजर रखेंगे। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट डिक्रीजेस, यानी जब बीओडी डिक्रीज होगा तब हम उस प्लांट को, यानी फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसको हम तब मानेंगे एफिशिएंट, यानी अच्छा मानेंगे जब इसको बीओडी डिक्रीज होगा। ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब डिक्रीज होगी। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हो क्वेश्चन 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज साइन ड्यूरिंग, यानी जो कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी पे हुआ है उसको कब साइन किया गया है ये आपको बताना है। ए अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो 1992, बी ए ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम 1972, सी ए क्योटो प्रोटोकॉल 1997, डी ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। सब आंसर करो, वेरी गुड।
सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। बायोडाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन हुआ है उसको साइन कब किया गया है, ठीक है, और किस पे साइन किया गया है ये बताना आपको। बहुत अच्छा। देखो ये 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से आंसर करो, ठीक है, इनको नोट डाउन भी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ लो, कवर कर लो, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो 1992, तो ये इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थोड़ा सा इसको देखते हैं। कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसको ओपन किया गया सिग्नेचर के लिए, ठीक है, अर्थ समिट में इन रियो डी जेनेरो, ये प्लेस का नाम है रियो डी जेनेरो। तो कब किया गया? 5 जून टू 1992, और इसको फोर्स में लाया गया है, यानी पावर में लाया गया कब? 29 दिसंबर 1993। तो ये भी आप ध्यान में रखना, कब फोर्स में लाया गया? 29 दिसंबर 1993। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करके रखो। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन 16, इसको देखो और आंसर करो। As per Sustainable Development Goal 3, one of the targets is to reduce under 5 mortality per 1000 live births to at least as low as, यानी 1000 लिव्स है ना, मतलब 1000 लिव्स के अकॉर्डिंग, यानी एक गोल डेवलप, यानी SDG गोल जो है 3 जो है, उसमें ये टारगेट रखा गया कि हमें मोर्टेलिटी रेट कम करनी है। कितनी? यानी 1000 में से कितनी कम करनी? 50, 40, 25, 15। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी मोर्टेलिटी रेट कितनी कम करनी है? मोर्टेलिटी मीन्स यानी डेथ, ठीक है, डेथ रेट। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। एक होता है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स बर्थ रेट, यानी जन्म जो लेते हैं, दैट इज फर्टिलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। ओके, सो ध्यान में रखना। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या? 25, यानी हमें कम करना है। उसमें बोला गया यानी SDG गोल 3 जो है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है, उस पर टारगेट बनाया गया है, हमें रिड्यूस करना है 25 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, यानी डेथ रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा देखते हैं। SDG 3 aims to reduce under 5 mortality to as low as 25 per 1000 live births, but if current trend continues, जैसे आजकल करंट ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा मरते हैं, ठीक है, so more than 60 countries will miss the SDG neonatal mortality target for 2030। यानी जो 2030 तक जो ये रेट है, मोर्टेलिटी रेट, इसको यानी इसमें मतलब ये गोल अचीव नहीं होगा फिर, ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा, आजकल जैसे चलता रहता है, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते हैं, तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तब 60 कंट्रीज अफेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ये मिस करेंगे ये गोल। कौन? 60 कंट्रीज ये इसको मिस करेंगे, इस गोल को, ठीक है। सो इसका जो मोटिव है ये फुलफिल नहीं होगा, ओके, टिल 2030। सो आई होप यू गॉट इट। इसको आप लिख लो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ, यानी जब वेस्ट वाटर को मतलब साफ किया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है, साफ किया जाता है, तो वहां से हम क्या निकालते हैं वेस्ट वाटर से? ए कोलाइड्स को निकालते हैं, बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी ऑर्गेनिक वाटर, डी सॉलिड्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर है उसमें किस चीज को हम निकालते हैं? कोलाइड्स को निकालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, वाटर को निकालते हैं, या सॉलिड्स को निकालते हैं? सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर डी पार्ट, सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स जो है इसमें मतलब
इसको रिमूव करते हैं हम वेस्ट वाटर से। ओके, ये ध्यान में रखना। सो थोड़ा सा देखते हैं। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जो होती है इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जो वेस्ट वाटर होता है वहां से हम रिमूव करते हैं लार्ज एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। वो किसके होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, इन्हें उस सीवेज से निकालते हैं हम। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये ध्यान में रखना, प्रोसेस का नाम क्या है? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये ध्यान में रखना। ओके, सो इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। In a polluted urban area, which of the following constituents of photochemical smog has the least concentration? यानी जो polluted urban area जो है होता है उसमें which of the following constituents of photochemical smog has the least, यानी इनमें से आपको बताना है किसको सबसे कम कंसंट्रेशन होती है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इनमें से आपको बताना है किसका कम कंसंट्रेशन होती है। आपको बताना है पर बिलियन बाय वॉल्यूम। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोकार्बन, सी है ये डी मान के चलो। ठीक है, डी है ओजोन। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोकार्बन, और इसमें विदाउट मीथेन के मान के चलो, यहाँ पे डी है ओजोन। इसको थोड़ा ठीक करके लाएंगे। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फोटोकेमिकल स्मॉग है जिसमें सबसे कम कंसंट्रेशन होती है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर डी पार्ट, डी है ओजोन। ठीक है, तो ओजोन की सबसे कम कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन 19, इसको देखो और आंसर करो। विच कंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी? यानी इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको मतलब लार्जेस्ट सोलर विंड एनर्जी पार्क बनानी है 30 गीगावाट्स की। ठीक है, 30 गीगावाट्स की एक सोलर विंड एनर्जी पार्क बनानी है। ठीक है, ये डेवलप करना है, तो वो कौन सी कंट्री है? ए चाइना, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सऊदी अरबिया। सब आंसर करो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके इसका आंसर बी पार्ट, इंडिया। इंडिया वो कंट्री है जिसको सेटअप करना है एक लार्ज सोलर विंड एनर्जी पार्क जिसकी कैपेसिटी होगी कितनी? 30 गीगावाट। ओके, सो इसको आप ध्यान में रखना। सो इंडिया जो है ये वो कंट्री है जिसको सोलर विंड एनर्जी पार्क बनानी है 30 गीगावाट की। ठीक है, सो इंडिया ने एग्री किया है इस पे इस गोल पे। ठीक है, COP21 UNFCCC। ठीक है, हाँ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एज ऑफ 30 नवंबर 2021 इंडिया इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वाज 150 to 54। ठीक है, सो इतना उन्होंने इंस्टॉल किया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के लास्ट MCQ पे। ठीक है, इसको आप देखो और आंसर करो। द ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू द एमिशन ऑफ, यानी जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के लिए, तो उसमें किसका एमिशन मानते हैं? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको यहाँ पे कोर चूज करना है। ए है ए एंड बी ऑनली, बी है बी ऑनली, सी है बी एंड डी ऑनली, डी है ए बी एंड सी ऑनली। यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू जो है ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, तो
तो इसमें किसका एमिशन होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको कि आप अच्छे से इसका आंसर करो। देखते हैं। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। थोड़ा सा रुकते हैं, आपको ऐसे चूज करना है कोड, ठीक है, कोड चूज करना है, ये वाले कोड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं। और सो ये रहा आपके सेकंड इसका आंसर बी पार्ट, बी ऑनली। इन क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये आते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, ठीक है, इसमें ग्लोबल एनवायरमेंट इशू में ये आते हैं, ठीक है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जो है उसमें आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, यानी जो ओजोन को खतरा पहुंचाते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाँ वही है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वायर वन इज यूज्ड वाइडली इन रेफ्रिजरेंट्स, यानी ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, इंसुलेटिंग फोम्स में यूज होता है, सॉल्वेंट्स या और एप्लीकेशन में यूज होता है, यानी बहुत सारे यूज थे इसके। सो ये जो सब्सटेंसेस थे ये रिलीज होते हैं क्लोरीन एटम्स से, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, जिस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट होता है तो वहां इस ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या कहा जाता है कि एक सिंगल क्लोरीन एटम जो है ये ब्रेक कर देता है, यानी मोर देन 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है कौन, एक क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम यानी 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। तो इसको आप नोट डाउन करके रखो, तो नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए। सो गाइज थैंक यू, ये थे टॉप 20 MCQ। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो, वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट 11 मॉक टेस्ट हो गए हैं, सो उनको आप अटेंड कर लो, ठीक है। यस, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, कैसा रहा आपको कैसा लगा ये MCQ सीरीज, ये PYQ सीरीज, ठीक है। सो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सो ये कुछ फ्री क्लास इनका आप लाभ लीजिएगा। 2 PM का जो क्लास है इसको आप मिस मत कीजिएगा, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो और उसको हम एड्रेस कर लेंगे, उसका हम आंसर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।